हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से सेकेंड प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान विषय का सेकेंड प्रश्न पत्र प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं और लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत मैं इस समय आप लोगों को यूनिट 8 पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं यूनिट 8 से भारतीय प्रशासन का विकास बताया था और भारतीय प्रशासन के विकास के अंतर्गत मैं इस समय आप लोगों को प्राचीन भारतीय प्रशासन पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं प्राचीन भारतीय प्रशासन के अंतर्गत आपको ऋग वैदिक काल से अवगत कराया था और वैदिक काल से अवगत कराया था। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से प्रशासन का विकास हुआ और भारत में प्रथम राजा कौन थे और राजा ने अपने राज्य के शासन और प्रशासन के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाई थी, यानी कि मनु से लेकर मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। यानी कि प्राचीन भारतीय प्रशासन के अंतर्गत मैं प्राचीन प्रशासन के बारे में आपको बता रहा हूं। मनुकालीन प्रशासन या मनु स्मृति में जो प्रशासन के सिद्धांत दिए गए हैं उसका वर्णन मैं पिछले वीडियो में किया था और साथ ही साथ ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल तक मैं उसमें पढ़ाया था। इस वीडियो में आप लोगों को मौर्य कालीन प्रशासन, गुप्त कालीन प्रशासन और राजपूत कालीन प्रशासन से अवगत कराऊंगा। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको 1200 ईस्वी तक एडी 1200 ईस्वी तक अवगत कराऊंगा कि 1200 ईस्वी तक का प्रशासन कैसा रहा है, भारत के विभिन्न राजाओं के द्वारा किस प्रकार का शासन किया जाता रहा है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक नजर डालते हैं मौर्यकालीन प्रशासन पे। मौर्यकालीन प्रशासन को जानने के पूर्व हमें उत्तरवर्ती प्राचीन प्रशासन पर प्रकाश डालना जरूरी है। प्राचीन समय में हमारा भारत जो था वह 16 महाजनपदों में विभाजित होता है और इन 16 महाजनपदों में विभिन्न राजवंशों का शासन होता है। महाजनपदों का उदय जो होता है वह 600 बीसी से लेकर 600 बीसी से 400 बीसी में ही होने लगा था। भारत विभिन्न महाजनपदों में संगठित होने लगा था। महाजनपदों का गठन होने लगा था। तो इनका जो काल होता है महाजनपद के निर्माण का वह 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व होता है। 400 ईसा पूर्व तक सभी महाजनपद बन गए थे, यानी कि 16 महाजनपद तैयार हो गए थे। पूरे भारत में 16 महाजनपद तैयार हो गए थे और कुछ महाजनपदों का उदय 1100 ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था। तो 400 ईसा पूर्व आते आते जो पूरा भारत होता है वह 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है और इन 16 महाजनपदों की जानकारी प्रामाणिक जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, जैन ग्रंथ में मिलता है और अथर्ववेद में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। यानी कि विभिन्न ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त होता है। आइए एक नजर डालते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से होते हैं। पहला है काशी। यह जो काशी जनपद होता है या काशी महाजनपद होता है यह वर्तमान में वाराणसी है। वाराणसी के आसपास जितने भी क्षेत्र होते हैं वह एक महाजनपद होते हैं। यानी कि महाजनपद क्या है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है या जनपद की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले परिवार बनते हैं, परिवार से कुल बनते हैं, कुल से धीरे धीरे ग्राम बनते हैं और कई ग्रामों को मिलने से जन बन जाते हैं, कई ग्रामों को मिलने से जन बन जाते हैं और कई जनों को मिलने से महाजनपद का उदय होता है। कई जनों यानी कि कई ग्रामों का समूह होता है, उसको हम महाजनपद कहते हैं। एक विस्तृत एरिया होती है। तो भारत की जो एरिया होती है, भारत का क्षेत्र जो होता है, पूरा क्षेत्र 16 राज्यों में या महाजनपदों में विभाजित होता है। जिस तरह से हम आज देख सकते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन 28 राज्यों का प्रशासन अलग अलग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, अलग अलग सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह से प्राचीन समय में हमारा भारत भी 16 महाजनपदों में विभक्त होता है और 16 महाजनपदों का प्रशासन वहां के अलग अलग राजवंशों के द्वारा किया जाता है। तो जो काशी होता है वह वाराणसी का हिस्सा होता है। वर्तमान में वाराणसी को हम कहते हैं। वाराणसी के जो क्षेत्र होते हैं वह सब काशी महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। कोसल, यह अयोध्या के आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं वह कोसल महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अंग, यह मगध के पूर्व में आता है। मगध कहां पड़ता है? बिहार में। मगध कहां पड़ता था? बिहार में पड़ता था। बिहार के पूर्वी हिस्से को
अंग प्रदेश कहा जाता था, अंग प्रदेश कहा जाता था, जैसे कि हमें महाभारत में उल्लेख मिलता है, अंग प्रदेश का उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। और दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा नियुक्त कर दिया था, इसीलिए कर्ण को अंगराज कर्ण भी कहा जाता था। मगध, यह जो मगध है यह दक्षिण बिहार के हिस्से को लेकर होता है। यह मगध जो है वह दक्षिण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को लेकर जो महाजनपद का उदय हुआ उसको हम मगध कहते हैं। वज्जी, वज्जी यह भी बिहार का ही हिस्सा होता है, यह बिहार में यह वज्जी संघ जो होता है यह भी बिहार का ही हिस्सा होता है। फिर हम देखते हैं छठवां मल, मल महाजनपद, यह गोरखपुर के आसपास के इलाके, गोरखपुर, कुशीनगर, पडरौना इत्यादि, महाराजगंज इत्यादि क्षेत्रों को मिलाकर यह मल प्रदेश था, यह मल प्रदेश था, यहां पर मल राजाओं का शासन था। और सातवां है चेदी, चेदी जो था वह बुंदेलखंड में है, वर्तमान बुंदेलखंड को हम प्राचीन समय में चेदी कहते थे। और आठवां है वत्स, वत्स महाजनपद जो होता है, वत्स महाजनपद जो था वह प्रयागराज में पड़ता है, यानी कि वह प्रयागराज को कहा जाता था या इलाहाबाद को कहा जाता था। इलाहाबाद के आसपास के जितने एरिया थे वह वत्स प्रदेश कहे जाते थे। इसी तरह से कुरु, हरियाणा जो था वह कुरु महाजनपद के अधीन था, या हरियाणा को प्राचीन समय में हम कुरु महाजनपद कहा करते थे। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम पांचाल कहते थे, और राजस्थान के कुछ हिस्से को मध्य प्रदेश कहा जाता था, मथुरा के कुछ हिस्से को सूरसैनी कहा जाता था या सौरसैनी कहा जाता था। इसी तरह से दक्षिण भारत को अस्मक कहा जाता था, अस्मक महाजनपद, और इसी तरह से मालवा को अवंती कहा जाता था। जो 15वां महाजनपद था वह गांधार था। वर्तमान अफगानिस्तान को हम गांधार कहते थे, प्राचीन समय में गांधार कहते थे, और अफगानिस्तान पर भी भारत का ही राज्य था, यह सब भारत के ही हिस्से थे। इसी तरह से कंबोज जो था वह कश्मीर था, जिसको वर्तमान समय में हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वह प्राचीन समय में कंबोज प्रदेश का हिस्सा था, कंबोज महाजनपद का हिस्सा था। इस तरह से हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल तक आते आते पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है। और इन सब में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद होता है वह मगध होता है, सबसे शक्तिशाली जनपद जो होता है वह मगध होता है। और इसी तरह से जो अवंती था, अवंती यह दो भागों में विभाजित था, दक्षिण अवंती और पूर्वी अवंती, दक्षिण अवंती और पूर्वी अवंती, ये अवंती दो भागों में विभाजित था। जो दक्षिण अवंती था उस दक्षिण अवंती को राज्य को हम महिष्मती कहते हैं, महिष्मती कहते थे। जैसा कि एक फिल्म आई इस पर, बाहुबली, आप लोग देख चुके होंगे। बाहुबली में महिष्मती साम्राज्य का जिक्र मिलता है, यानी कि महिष्मती साम्राज्य का जिक्र इस बाहुबली पिक्चर में किया गया है। आइए अब देखते हैं कि मगध राज का प्रशासन कैसे होता था। हमें पढ़ना है प्रशासन, प्राचीन भारतीय प्रशासन। तो मगध राज में कैसा प्रशासन होता था? जैसा कि 322 ईसा पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन होता है, और नंद वंश के संस्थापक होते हैं महापद्म नंद। यह नंद वंश के संस्थापक होते हैं, नंद वंश के पहले राजा होते हैं। जो अंतिम राजा होता है वह घनानंद होता है, घनानंद अंतिम राजा होता है नंद वंश का। और घनानंद बहुत ही अत्याचारी होता है, और घनानंद के साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विखंडित किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से वह मगध पर आक्रमण कर लेता है और घनानंद को परास्त कर देता है, और फिर मगध पर चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित हो जाता है मगध पर। इसके गुरु कौन होते हैं? कौटिल्य गुरु होते हैं। और कौटिल्य के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और कौटिल्य को आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो कौटिल्य के बारे में बहुत हमें बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि कौटिल्य ही था जिसने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। एक छोटी सी सेना लेकर वह मगध पे आक्रमण करता है और मगध के राजा घनानंद को पराजित करता है और घनानंद को परास्त करके मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और मगध का राजा हो जाता है। चंद्रगुप्त मगध का राजा हो जाता है। और जब चंद्रगुप्त मगध का राजा हो जाता है तो वह लगभग 297 बीसी तक मगध पर शासन किया। इस तरह से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की और मौर्य वंश का शासन मगध के ऊपर 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा। 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मगध पर प्रशासन मौर्य वंश का होता है। मौर्य वंश का होता है मगध पर प्रशासन। और मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मगध प्रशासन की संपूर्ण जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने यह बताया था कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के कार्य क्या होने चाहिए और प्रजा के कार्य कौन से होने चाहिए, अधिकारी किस तरह से होने चाहिए, अधिकारी किस प्रकार होना चाहिए, न्याय किस प्रकार होना चाहिए। उसने मंडल सिद्धांत का विश्लेषण किया है। मंडल सिद्धांत का विश्लेषण किया है। सांडगुड्य नीति का विश्लेषण किया है कौटिल्य ने। यानी कि उसने प्रशासन की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की है। एक बृहद विश्लेषण किया है, बृहद चिंतन किया है और कौटिल्य के परामर्शानुसार ही चंद्रगुप्त शासन करता था और चंद्रगुप्त अपने शासन में सफल होता था। और जब मौर्य वंश का पतन होता है तो मौर्य वंश के पतन के पश्चात शुंग साम्राज्य का अस्तित्व होता है। शुंग वंश का शासन होता है। शुंग वंश का शासन होता है। शुंग वंश का शासन 185 बीसी से 73 बीसी में होता है शुंग वंश का शासन। और इसी तरह से कण्व वंश का शासन 73 बीसी से 28 बीसी तक होता है। 28 बीसी तक होता है, कण्व वंश का शासन होता है। तो इस तरह से मगध के ऊपर विभिन्न राजाओं का शासन होता है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कठोर प्रशासन की बात कही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कठोर प्रशासन की बात कही है। जब कण्व वंश का अंत हो जाता है, यानी कि जब कण्व वंश का अंत हो जाता है तो समय समय पर विभिन्न परिवर्तन होते हैं। शताब्दियां बीतती जाती हैं और शताब्दियां बीतती जाती हैं। फिर अनेक राजाओं का शासन होता है और कुछ राजाओं की जानकारी हमें साहित्य में उपलब्ध है, कुछ राजाओं की जानकारी हमें साहित्य में उपलब्ध नहीं है। और इसके पश्चात जो भारतीय प्रशासन शुरू होता है उसमें गुप्त वंश का शासन शुरू हो जाता है। गुप्त वंश का शासन भारत में 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक होता है। किसका शासन होता है? गुप्त वंश का शासन होता है। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन होता है। यानी कि 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का साम्राज्य होता है। मगध के ऊपर होता है, विभिन्न प्रांतों पर होता है। यानी कि पूरे भारत पर गुप्त वंश का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। गुप्त वंश का जो संस्थापक होता है वह श्रीगुप्त होता है। गुप्त वंश का शासक होता है और संस्थापक होता है। पहला शासक होता है, संस्थापक भी होता है। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक होता है वह विष्णुगुप्त होता है। यह अंतिम शासक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 240 से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन होता है पूरे भारत के ऊपर। और राज्यों का प्रशासन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता था जिस तरह से पूर्व में होता रहा है। जैसा कि कौटिल्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। राज्य के 7 अंग बताए हैं। जिस तरह से मनु स्मृति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, इसी तरह से कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है दंड और सातवां है मित्र। यानी कि राज्य के 7 अंग बताए हैं, कौटिल्य ने बताए हैं और उसने राजा के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया है। और जैसा कि कौटिल्य का कहना है कि राज्य को विभिन्न डिपार्टमेंट में विभक्त करना चाहिए, विभिन्न विभागों में विभक्त करना चाहिए। यानी कि संपूर्ण प्रशासन को विभिन्न विभागों में विभक्त करना चाहिए। जैसे कि राजस्व विभाग, सेना विभाग, वाणिज्य विभाग,
व्यापार विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग और शिल्प कला विभाग इत्यादि विभिन्न विभागों में विभक्त करना चाहिए और विभिन्न विभाग का एक एक मुखिया होना चाहिए और इन्हीं मुखिया के द्वारा उस विभाग का शासन करना चाहिए। और यह मुखिया जो होगा या यह मंत्री जो होगा यह राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, यह राजा के प्रति उत्तरदायी होगा और मंत्रियों का चयन प्रतियोगिता के द्वारा होगा और इनके लिए कड़ी प्रतियोगिता होगी। जो उस प्रतियोगिता में सफल होगा उसी को मंत्री पद दिया जाएगा। और इसी कौटिल्य के शासन के अनुरूप ही गुप्त वंश का भी शासन रहता है। गुप्त वंश का भी शासन बिल्कुल इसी तरह से रहता है। गुप्त वंश ने शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभक्त कर दिया था। तो गुप्त वंशों का जो शासन होता है वह बहुत कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि चंद्रगुप्त ने जिस तरह से शासन किया और चंद्रगुप्त के बाद आने वाली पीढ़ियां जिस तरह से शासन की उसी को आधार मानकर गुप्त वंश भी शासन करते रहे हैं। इन्होंने शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए, अच्छी प्रकार से संचालित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पूरे साम्राज्य को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी जो इकाई थी वह प्रांत होता था। सबसे बड़ी इकाई कौन था? प्रांत होता था। और इस प्रांत को देश भी कहा जाता था या इसको भुक्ति कहते थे, भुक्ति कहते थे। और प्रांत, देश, भुक्ति का जो मुखिया होता था उसको भोगपति कहा जाता था, भोगपति कहा जाता था। इसी तरह से प्रांतों के बाद क्षेत्र आता था। क्षेत्र यह बहुत कुछ कमिश्नरी की तरह से होता था। जिस तरह से वर्तमान में हम कमिश्नरी देखते हैं वैसे कमिश्नरी की तरह से होता था। क्षेत्र के पश्चात जिला आता था। जिला, इस जिला को विषय भी कहा जाता था, इस जिला को विषय भी कहा जाता था। और जिला के पश्चात ग्राम आता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहते थे। ग्राम के अधिकारी को क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। तो हम देखते हैं कि मनुस्मृति में जो प्रशासन की संरचना दी है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो प्रशासन की संरचना दी है, गुप्त वंशों ने बिल्कुल उसी तरह से शासन किया। थोड़ा बहुत उसने परिवर्तन कर दिया। और सबसे निम्नस्थ इकाई थी और सबसे निम्नस्थ इकाई जो होती थी वह ग्राम होती थी। ग्राम का जो अधिकारी होता था वह ग्रामिक होता था। इस ग्रामिक को सहायता देने के लिए, इसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक ग्राम सभा होती थी और ग्राम सभा के द्वारा ही ग्रामिक की सहायता की जाती थी। तो सबसे नीचे ग्रामिक होता था, उससे ऊपर जिला होता था, उसके ऊपर क्षेत्र या कमिश्नरी होती थी। वर्तमान में हम कमिश्नरी शब्द तो उसमें था नहीं, तो क्षेत्र होता था और क्षेत्र के ऊपर प्रांत होता था। सभी प्रांतों का जो मुखिया होता था वह क्या होता था? वह सम्राट होता था, वही महाराजा होता था। तो इस तरह से भारत का प्रशासन जो था वह पूर्ण रूप से केंद्रीकृत था। एक सम्राट होता था, उसी सम्राट के अधीन विभिन्न राजा शासन करते थे, विभिन्न मंत्री शासन करते थे। केंद्रों के अलग होते थे, राज्यों के अलग होते थे, केंद्रों के अलग होते थे और राज्य के अलग होते थे। और इसी तरह से करीब 6वीं-7वीं शताब्दी में राजपूतों का अस्तित्व होने लगता है, राजपूत शासकों का शासन स्थापित होने लगता है। राजपूत काल में जो गणतंत्र होते हैं उन गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त होने लगता है और सभी जगह राजतंत्र ही स्थापित होने लगता है। और अब राजपूत काल में जो राजा होता था वंशानुगत हो जाता था। राजा जो होता है वह वंशानुगत हो जाता है और इस तरह से राजपद पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता था। राजाओं को सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है। विभिन्न मंत्री होते हैं, विभिन्न दरबारी होते हैं जो राजाओं को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। और मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। विभिन्न विभागों का प्रशासन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। सभी मंत्री अपने विभाग की देखरेख करते थे। और जो प्रांत होते थे उस प्रांत पर सामंतों का आधिपत्य होने लगा, यानी कि सामंतशाही व्यवस्था का उदय होने लगता है। सामंतशाही व्यवस्था का उदय होने लगता है, जमींदारी प्रथा प्रारंभ होने लगती है। प्राय जो युवराज होते हैं या राजकुल के जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को प्रांतों का शासक बनाया जाता था। इस तरह से जो पूरा साम्राज्य होता है वह प्रांतों में विभाजित था, जिलों में विभाजित था, अधिष्ठानों में विभाजित था और ग्रामों में विभाजित था। राजपूत कालीन जो शासन व्यवस्था होती है यह गुप्त कालीन शासन व्यवस्था पर ही डेवलप होती है। गुप्त कालीन शासन व्यवस्था के ऊपर ही यह टिकी रहती है। वही आधार मान उसी गुप्त कालीन शासन व्यवस्था को आधार मानकर यह राजपूत शासक शासन करते हैं। जैसा कि गुप्त वंश के पश्चात उत्तरी हिस्से में हर्षवर्धन का राज्य स्थापित होने लगा था। हर्षवर्धन का राज्य स्थापित होने लगा था और हर्षवर्धन ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर
606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया हर्षवर्धन ने। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात फिर राजपूत शासकों का उदय होता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में राजपूत शासक शासन करने लगते हैं। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन होता है, पूर्वी भारत में पाल राजवंश का शासन होता है। इसी तरह से मध्य भारत में राष्ट्रकूट वंशों का शासन होता है। मध्य भारत में राष्ट्रकूट वंशों का शासन होता है। तो पूरे भारत में अब जो होता है 7वीं शताब्दी में राजपूत शासकों का उदय होने लगता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में राजपूत ही शासन करते हैं, राजपूत ही शासन करते हैं। तो इस तरह से राजपूतों का अस्तित्व होने लगता है, विभिन्न राजपूत शासन करने लगते हैं। भारत विभिन्न भागों में विभाजित हो जाता है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होता है और विभिन्न क्षेत्रों का शासक अलग अलग राजपूत वर्ग के लोग होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जो राजस्थान और अजमेर का जो हिस्सा होता है, अजमेर और दिल्ली का हिस्सा होता है, उसमें चौहान वंश का शासन होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो कन्नौज का हिस्सा होता है, कन्नौज, उरई, जालौन इत्यादि, यहाँ प्रतिहार वंश का शासन होता है। प्रतिहार वंश का शासन होता है। प्रतिहार वंश का शासन होता है। इसी तरह से उज्जैन में परमार वंश का शासन होता है। परमार वंश का शासन होता है और दक्षिण के कुछ हिस्सों में तथा काठियावाड़ में सोलंकी और चालुक्य वंश का शासन होता है। दक्षिण के कुछ हिस्सों में मध्य भारत में सोलंकी और चालुक्य वंश का शासन होता है। और इस तरह से भारत के विभिन्न हिस्से में राजपूत वर्ग के लोग शासन करते हैं, क्षत्रिय वर्ग के लोग शासन करते हैं। और जो अंतिम राजपूत शासक होता है वह होते हैं पृथ्वीराज चौहान। वह शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान, अंतिम हिंदू सम्राट होते हैं। इनको हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान होते हैं। और पृथ्वीराज चौहान का शासन जो होता है दिल्ली में 1178 से लेकर 1192 तक दिल्ली के सम्राट रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। 1178 से 1192 तक दिल्ली का शासक कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान होते हैं। तो राजपूत शासकों की एक विशेषता होती थी कि आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे की रियासतें हड़पने के चक्कर में पड़े रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े रहते थे। इसीलिए राजपूत शासकों में काफी फूट पैदा हो गई थी। और यही कारण था कि जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है भारत के ऊपर, तो पृथ्वीराज चौहान का किसी राजाओं के द्वारा साथ नहीं दिया गया। हालांकि पृथ्वीराज की सेना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को करीब 17 बार पराजित किया। बार बार मोहम्मद गोरी आक्रमण करता था और बार बार पृथ्वीराज चौहान उसको पराजित करते थे। यह जो काल होता है 1778 से 1192 का काल, इसी समय पृथ्वीराज चौहान अपने रियासतों का, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। और इसी बीच मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। और फिर अंततः 1192 में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है। मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को 1192 में पराजित कर दिया जाता है। और फिर 1192 से फिर तुर्कों का उदय होता है, भारत में तुर्कों का उदय होता है। यह जनश्रुति है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बांधकर अपने देश ले गया। कहां ले गया? अफगान शासक के पास ले गया, अपने देश ले गया और वहां पर उसने बंदी बना दिया। और पृथ्वीराज चौहान को उसने वहां पर बंदी बना दिया। और पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान था। और इनके साथ इनके जो कवि थे, इनके जो दरबारी थे, चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले गया, अफगानिस्तान ले गया। और फिर जैसे ही मोहम्मद गोरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान केवल आवाज सुनकर बाण चलाते हैं, तो वह पृथ्वीराज चौहान की परीक्षा लेना चाहा। तो एक खुले मैदान में मोहम्मद गोरी का दरबार लगाया जाता है। मोहम्मद गोरी के दरबार के ठीक बगल में एक घंटा लगाया जाता है और चंदबरदाई से यह कहा जाता है। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ दी जाती है। मोहम्मद गोरी के सैनिकों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ दी जाती है और यह कहा जाता है कि अब बाण चलाए। तो पृथ्वीराज चौहान चूंकि अंधे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रबरदाई के द्वारा मोहम्मद गोरी के आसन के ठीक बगल में
जो घंटा बजता है उसी घंटे के दिशा में बाण चलाना था, घंटे के ऊपर बाण चलाना था। फिर मोहम्मद गोरी के सैनिकों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को तीर और धनुष दिया जाता है और फिर पृथ्वीराज चौहान धनुष के ऊपर जैसे ही बाण चलाते हैं वैसे ही चंद्रबरदाई कहते हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान बाण चलाते हैं, जैसे ही घंटा बजता है वैसे ही उसके बगल में मोहम्मद गोरी रहता है। मोहम्मद गोरी के सीने में तीर जाकर लग जाता है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, ऐसे भारत में सम्राट थे और ऐसे भारत में सम्राट थे कि जिन्होंने अंधे होने के पश्चात भी अपने शत्रु को मार दी, अपने शत्रु को मारा। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है वैसे चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में खज्जर चला लेते हैं और वहीं इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का अंत हो जाता है, मोहम्मद गोरी का भी अंत हो जाता है। मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो उस समय मोहम्मद गोरी ने भारत का साम्राज्य किसको दे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के ऊपर 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत पर शासन किया गया। इस तरह से 1192 से सल्तनत काल का उदय होता है। इसको हम मध्य युग भी कहते हैं, मध्य युग। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मध्यकालीन प्रशासन और मध्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत मैं आपको 1192 यानी कि 1200 ईस्वी से लेकर 1765 के काल तक को बताऊंगा। यानी कि मध्यकाल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सल्तनतकालीन व्यवस्था, सल्तनतकालीन प्रशासन। सल्तनतकालीन जो प्रशासन होता है वह 1206 ईस्वी से लेकर या 1200 ईस्वी से लेकर वह 1526 तक होता है। 1526 से लेकर 1765 के काल को हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मध्यकालीन भारतीय प्रशासन बताऊंगा। इस वीडियो में प्राचीन भारतीय प्रशासन समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।